हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो खैरागढ़ में आज उपचुनाव की शुरुआत के पहले घंटे से आपको हर एक जगह की तस्वीर, एक एक इलाके में एक एक मतदान केंद्र का पूरा अपडेट आपको IBC 24 की टीम दे रही है। सुबह से पूरे अपडेट के साथ में इस वक्त हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करें। वरिष्ठ पत्रकार संदीप ठाकुर साहब हमारे साथ में स्टूडियो में आ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। दोनों से चर्चा करेंगे कि दरअसल इस उपचुनाव में इसके महत्व पर वे क्या राय रखते हैं और दावों में क्या कोई इस वक्त परिवर्तन। छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारों में सबसे अधिक चर्चा में अगर कुछ है तो वो है खैरागढ़ का उपचुनाव। खैरागढ़ में सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती घंटों में 20% से अधिक मत पड़ चुके हैं। हमारे साथ पैनल पर नए लोग जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे कराते हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, प्रचार में भी काफी जगहों पर भी जा चुके हैं और अपने अनुसार उनका आकलन है। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं जो बड़ी सक्रिय और मुखर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है कि साहब अब की बार परिवर्तन यहां से शुरू होगा। वरिष्ठ पत्रकार संदीप ठाकुर साहब हैं जो पूरे प्रदेश के और खास तौर पर खैरागढ़ की सियासत पर बारीक नजर और पकड़ रखते हैं। आप तीनों का स्वागत है इस चर्चा में। इस पर कि मैं किसी पॉलिटिकल कमेंट पे जाऊं, मैं संदीप जी से शुरुआत करना चाहूंगा। संदीप जी, अब की बार का जो पूरा ये चुनावी परिवेश दिखता है, पहले भी उपचुनाव हुए, पहले भी कई दफा हमने नेताओं को भिड़ते हुए और ताकत लगाते हुए देखा है, लेकिन अब की बार तो डायलॉग वाइज देखें, मुद्दे वाइज देखें, प्रचार के दौर में देखें, ऐसा लगता है सब ये मानकर बैठे हैं कि जो यहां होगा उससे 23 की हवा और दिशा पता चलेगी। कितना आपको लगता है कि ये उपचुनाव और उसका नतीजा इंपैक्ट डालेगा? जी जी बिल्कुल। ये चुनाव मैं जहां तक समझता हूं, अभी जो विधानसभा का चुनाव जो ड्यू है उससे 1.5 साल पहले हो रहा है और कांग्रेस के लिए ये लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा की जो स्थिति है, पिछले चुनाव में जो भाजपा की स्थिति थी, इसलिए उसको एक मौका मिला है। हालांकि इस बीच में 3 उपचुनाव और हुए हैं, उसमें भाजपा अपने अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1.5 साल पहले ये चुनाव हो रहे हैं और इसमें अगर वो बाजी मारती है तो एक हवा बदलती दिखेगी। लेकिन ये जो हवा बदलने की बात आप कह रहे हैं संदीप जी, क्या इसमें वास्तव में दम है? क्योंकि सत्ता पक्ष का बार बार कहना है कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काम किया, जिला बनाने की घोषणा कर दी जो पहले से इस इलाके की डिमांड रही है। तीसरा, इसमें स्टार प्रचारक जो भी आए उन्होंने कहा कि ये अस्थायी तौर पर है, स्थायी तौर पर सरकार आपके लिए काम कर रही है। कोविड के बाद के हालात आप देखें, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ा उन्होंने अगर किसी के लिए काम करने का दावा किया तो किसान वर्गों के लिए। क्या और किस मुद्दे के ऊपर बेस्ड आपको इलेक्शन दिखा? निश्चित रूप से देखिए, ये उपचुनाव जब भी होते हैं तो सत्तारूढ़ दल हमेशा उसमें प्लस में रहती है, 20 उसको कह सकते हैं। लेकिन और काम भी भूपेश सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने हम कहें बहुत अच्छा काम किया है, तो एक भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुद्दे की बात करें तो खैरागढ़ को जो जिला बनाने की घोषणा हुई है, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है वहाँ के लोगों के लिए। जिले से बड़ी सौगात ऐसे इलाके के लिए नहीं हो सकती जो नक्सल प्रभावित भी है, उपेक्षित भी है और दूर है। वहाँ के कई सेंटर ऐसे हैं जो 75 किलो, जिला मुख्यालय राजनांदगांव से 75 किलोमीटर तक दूर हैं, उनको अपने पास 25 से 30 किलोमीटर के आसपास मुख्यालय मिल जाएगा, तो विकास तेज गति से होगा। एक ये बहुत सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा ऐसा लगता है। चलिए, दम तो दोनों पक्षों ने जमकर लगाया है। संजय श्रीवास्तव जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के दावे में वोटिंग जिस तरह हो रही है, जैसे हम सुबह से कतारें दिखा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या अनुमान है? दावा भी बरकरार है, पहले से मजबूत हुआ है, या अभी ऐसा लगता है कि मेहनत की, अब देखते हैं आगे क्या होगा? देखिए पुनीत जी, ये चुनाव का जो परिणाम है निश्चित रूप से बहुत ये कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला। मैं इसी बात को हवा में कहूं ये बेहतर नहीं होगा, लेकिन शासन और सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा। जो चर्चाएं हो रही थी, देखिए इस खैरागढ़ उपचुनाव में हमने 3 चुनाव पहले भी लड़े, उपचुनाव लड़े, जिसमें हम
पराजित हुए हैं, जिसमें हम अपेक्षित सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं, और उसके कुछ कारण थे और हमने भी बहुत दावा नहीं किया। लेकिन इस खैरागढ़ उपचुनाव में पहले दिन से हम बहुत आगे चल रहे थे, ये शब्द बोल रहा हूं। धीरे धीरे करके जब कांग्रेस की सरकार को या भूपेश बघेल जी को ये लगा कि बाजी इस तरीके से अब नहीं पलटेगी, तो तमाम प्रकार के कृत्य किए गए। लेकिन अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि विषय पर आऊंगा। अब अभी चर्चा हो रही थी या फिर कांग्रेस के जो दावे प्रतिदावे हैं कि हमने बेहतर काम किया, हमने अर्थव्यवस्था तमाम प्रकार के काम किए, इसलिए जनता हमको चुनेगी, तो इस बात को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। देखिए, अपने ही किए हुए कामों को ये आगे नहीं बढ़ाकर इनको मजबूर होकर एक अलग से घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, और उस घोषणा पत्र का जो प्रमुख बिंदु था वो था खैरागढ़ जिला। अर्थात आप किसान की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप अपने किए हुए कामों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको एक मास्टर स्ट्रोक चलना पड़ा कि अब मैं किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकूं, क्योंकि यहां पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और मेरे काम पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और कहीं 2023 की राह यहां से प्रारंभ ना हो जाए। और मैं तो ये भी कहता हूं पुनीत जी, हमेशा आपसे चर्चा होती है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि जितने भी उपचुनाव होते हैं सरकार में रहते हुए कमोवेश 90% उसके पक्ष में जाते। चलिए, संजय जी बता रहे थे और अपने अनुसार अपना पक्ष इस पर रख रहे हैं। ये जो चुनाव एक अलग दिशा में जा रहा था, और इसीलिए इनको मजबूर होकर खैरागढ़ जिले की सौगात के रूप में, या आप लुभावना कह सकते हैं। और तकलीफ इस बात की है, देखिए आपकी सरकार आप बनाए, कहीं आपत्ति नहीं, आपको बना देना था। आपके 4 जिले जो आपने 15 अगस्त 2021 को डिक्लेयर किए हैं, वो 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये आपके काम करने का तरीका है। और खैरागढ़ की ये तीसरी बार डिक्लेरेशन है। 2018 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम जिला बनाएंगे। फिर अभी 4 महीने पहले नगर पालिका का चुनाव हुआ, मैं था वहां पर, मैंने इनका भाषण में खुद सुना, बोले हम यदि अध्यक्ष बना लेते हैं तो हम बनाएंगे। तो इनकी करतूतों को जनता समझ रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पैनलिस्ट बैठे मेरे सामने, 5 काम, पुनीत जी 5 काम बता दे खैरागढ़ में इस 3.5 वर्ष के अंदर में 5 काम यदि आपने मैं उन 5 पर भी आऊंगा संजय भाई, उन पर भी आऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है, आप खुद स्वीकार करते हैं कि सरकार ने या सत्ता पक्ष ने ट्रम्प कार्ड चला, तो आपको लगता है ट्रम्प कार्ड ने हवा बदल दी? शुरू में माहौल अच्छा था, अब माहौल बदल गया, पहला। दूसरा, जिस घोषणा की आप बात कर रहे हैं कि इस घोषणा के बारे में, लेकिन तारीख के साथ कि आप इस तारीख को ये बने, हमारे कैंडिडेट आए और हम अगली तारीख को कर देंगे, इस अंदाज में क्या इसने हवा बदल दी? देखिए यही तो मैं पुनीत जी कह रहा हूं कि सरकार कितनी घबराई हुई है, सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है कि उसको अब घंटे में परिवर्तित करना पड़ रहा है कि नहीं 24 नहीं 23 नहीं। आपको याद होगा जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ था कांग्रेस का इस उपचुनाव का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर में बनाएंगे, लेकिन हवा नहीं बनी तो उनको मजबूर होकर 2 दिन बाद ये कहना पड़ा नहीं 10 दिन नहीं, अब हम 24 घंटे के अंदर में बनाएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं लुभाव। लेकिन एक बात आप मैं बता रहा हूं, हवा बदलने का विषय नहीं है, विषय यह है कि यही खैरागढ़ की जनता कई बार विश्वासघात प्राप्त कर चुकी है कांग्रेस से। मैंने कहा ना 2018, मैंने कहा ना खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव, इसलिए इन पर कहीं किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। ये एन केन प्रकरण चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला बराबर का है। और हम चलिए, मुकाबला बराबर का, इस पर मैं उत्तर लेता हूं प्रमोद दुबे जी से। प्रमोद जी, बीजेपी ने शुरुआत में माहौल अच्छा पाया, बाद में सरकार को, सत्ता पक्ष को, आप लोगों को बार बार बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा अपनी रणनीति। नहीं, ये तो जो भी राजनीति करेगा, समय परिस्थिति और काल के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बदलेगा। उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं श्रीवास्तव जी कि हमने 10 दिन में कहा था 24 घंटे में कर दिया? अरे ये क्या पूछ के आपसे करेंगे क्या? और वैसे भी ये 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कौन होते हैं हमको प्रमाण पत्र देने वाले? अरे भाई, जनता प्रमाण पत्र देगी हमको, और 16 तारीख को होगी। ये तो खुद ही पेपर निकालते हैं, खुद ही जांचते हैं और खुद ही कह देते हैं हम मेरिट में आ गए। एक्चुअल में वहाँ यशोदा वर्मा से ये लड़ाई लड़ने नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। रोज राजेश मूणत जी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी शाम को लड़ते हैं, रोज वहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर परेशान है। हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इनके रोज मतभेद हो रहे हैं, जितने नेता उतने चूल्हे। उस बेचारे कोमल जंघेल को ये बलि का बकरा बना करके सीधे साधे आदमी को ये अपने कोप भाजन का शिकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सरकार में रहे। अगर वास्तव में उनकी जन्मभूमि है वो, तो सबसे पहले अपनी जन्मभूमि के पहले नमक का कर्ज अदा करना था। पहला जिला अगर किसी को बनाना था तो वो खैरागढ़ को जिला बनाना था। आज ये हमारे ऊपर पलटवार कर रहे हैं, आज हमारे ऊपर ये प्रश्न उठा रहे हैं। अरे वो तो खैरागढ़ के लोग डॉक्टर रमन सिंह साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखकर खुद कह रहे हैं कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। इनको खुद को कुछ नहीं मालूम ये क्या खैरागढ़ के लिए करेंगे, क्या सालेवारा के लिए करेंगे, क्या गंडई के लिए करेंगे।
आप सोचिए कि आज भी अगर कहीं 15 साल बाद लोग ठगे के ठगे रह गए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ पुनीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो केवल सड़कों में घूमते हैं, गलियों के अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनको प्रश्नों का, जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए इनके पास कोई अर्थ नहीं है। और उस 15 सालों में जो कृत्य इन्होंने किया है उसका परिणाम आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा। एक बार भूपेश बघेल जी की, एक सेकंड बस मेरे को, भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति लोगों को भरोसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता कहती है। कोई कांग्रेस का आदमी नारा लगाता है क्या? आप गलियों में जाकर देखिए, वहां के लोग नारा लगाते हैं भूपेश से तो भरोसा है, कक्का जिंदा है, ये हम तो नहीं कहते ना, वहां की जनता कहती है। मैं इन्हीं नारों पर आ रहा था, लेकिन इसके पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अलावा भी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने, और जैसे संजय जी ने भी ईमानदारी से स्वीकार किया कि पिछले उपचुनाव छोड़ दें लेकिन अब की बार हमने पूरा फोर्स लगाया, और इस वजह से सत्ता पक्ष को आप लोगों को बार बार अपनी स्ट्रेटेजी अपडेट करनी पड़ी। नहीं देखिए, हम तो अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी कार्यशैली, अपनी पार्टी की रीति नीतियां, और पुनीत जी ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब चुनाव चलते रहते हैं तो हर दिन रणनीति बदलती है, ये रणनीति का एक हिस्सा होता है। हमको चुनाव में अपने जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता जो आकर जो बातें बताते हैं, जो हमें कमियां हैं, उन कमियों को तो प्रतिदिन दूर करते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, तो मैं ईमानदारी, ये 14-15 दिन के लिए पिकनिक मनाने गए, वहां पर अच्छे सैर सपाटा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनको पहले भी जनता से कोई मतलब नहीं था, आज भी जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से वहां जर्सी गाय का वादा करने वाले, 15 लीटर दूध देने वाली देसी गाय की बात करने वाले, एक एक घर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात बस्तर में कहकर लेकर सरगुजा तक के इन्होंने बिना ऐसा मोबाइल बांटा इन्होंने कि जितना चाइना का माल था वो सारे छत्तीसगढ़ में इन्होंने बांटा है, जो आज भी काम करना बंद कर दिया। चलिए उस पर भी आऊंगा मैं, और यहाँ आकर ये दुहाई दे रहे हैं। उस पर भी आऊंगा मैं, मोबाइल पर भी आऊंगा, जर्सी गाय पर भी आऊंगा। ये पहले भी, अभी 1 घंटे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे मुद्दा उठा था। और इस वक्त एक अपडेट दर्शकों को दे दें, जो शुरुआती घंटे में हमारे पास प्रतिशत आ रहा है वो 35% से अधिक मतदान अब तक हो चुका है, यानी जनता इस वक्त अपना जवाब बड़ी तेजी से दर्ज कर रही है। आप जरूर जाएं, अगर आप खैरागढ़ के निवासी हैं और देख रहे हैं इस वक्त हमको लाइव, जाएं साहब, मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। यह वक्त है आपके जवाब देने का। आपके जवाब के आधार पर दल अपनी स्ट्रेटेजी आगे की, आपके इलाके के विकास के लिए तय करेंगे। संजय जी, पिकनिक मनाने गए हैं, काफी मतभेद हैं पार्टी के भीतर, और किस आधार पर आप वायदे की बात करते हैं? आपने भी सरकार चलाई है, उस इलाके से आपके कद्दावर नेता आते हैं, तीनों के जवाब दें। जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तेजी से मतदान जिसका आपने जिक्र किया, ये भूपेश बघेल सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है 16 तारीख का, पहला विषय। दूसरा विषय, जो आपने बड़े मुद्दों के साथ में हम यहां पर बैठे थे, मुद्दों पर बातचीत नहीं करके इधर उधर की बातें करते रहे। अब मैं तो उसमें 1 घंटे तक इधर उधर की बातें कर सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि देखिए, ऐसा है कि जो लोग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, अरे स्ट्रेटेजी की बात तो होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मैं कहां पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और पर्यटन, अब ऐसा है कि पर्यटन राहुल गांधी से लेकर प्रमोद दुबे वही बातों को कहते हैं, और लगभग उसी स्तर की ही मानसिकता इन लोगों की है। जब देश से लेकर प्रदेश और लगभग सभी देश के अंदर में जब इनका समापन काल आ रहा है, तब ये विचलित हो रहे हैं और एन केन प्रकरण तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहला विषय यह था कि भैया आप बाहर के नेताओं को क्यों बुला रहे थे? याद है आपको पुनीत जी, आपके आईबीसी के अंदर में चर्चा हो रही, इनको इस पर भी आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर के नेता, 2-3 नेता जो हमारे यहाँ आखिर क्यों आए? अरे भाई, तुम्हारे पास नेता होगा तब तो बुलाओगे। भूपेश बघेल स्वयं नहीं समझते कि राहुल गांधी सक्षम है, भूपेश बघेल स्वयं समझते हैं कि वो आएंगे तो घाटा होगा। तो ये स्थिति तो कांग्रेस की देश से लेकर यहां तक हो गई है। अब मुद्दे की बात करें, जर्सी गाय पे जा रहे, अरे भैया आपका तो अभी लुभावना पत्र जारी है, 3.5 साल ही हुए, कहां गई शराबबंदी आपकी? शराबबंदी का अर्थ आपके डिक्शनरी में आप जहां पढ़े होंगे, प्रमोद दुबे जी कौन से स्कूल में पढ़े? आरडी तिवारी में पढ़े हैं ना, जरा निकलवाइएगा। शराबबंदी का अर्थ होता है कि शराब बंद करना, शराबबंदी का अर्थ ही नहीं होता कि घर पहुंच सेवा। कालीबाड़ी स्कूल में पढ़े हैं। अरे कालीबाड़ी में पढ़े होंगे, जरा शब्दकोश पूछ लेना अपने पुराने सुन लीजिए, अब मेरी बारी। नहीं, इस प्रकार की बातें आप मत करिए। आप पढ़े होंगे दून स्कूल में, आप बड़े आदमी के बेटे हैं, आप चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, आप पढ़े होंगे डीपीएस में, आप लोग सक्षम लोग हैं, आप करोड़ों रुपए की फीस पटा सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। हम लोग भी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, ये नहीं कि आप खुद अपने आप को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आप खुद होशियार हैं, आपके पार्टी के लोग होशियार हैं, बाकी लोग वो हैं, बाकी लोग घास छिलते हैं। इस प्रकार की भाषा को उपयोग
तकलीफ नहीं करना चाहिए। आदरणीय, हम नहीं। पर्सनली कमेंट आप नहीं जाते, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। स्कूल है क्या? मुद्दे पर आते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले लोग अच्छे लोग अरे नहीं भाई, है? इस देश के अरे राष्ट्रपति भाई, से लेकर बड़े बड़े लोग आर डी सुनो। तिवारी स्कूल में पढ़े। अरे, आप आर डी तिवारी स्कूल अरे, का अपमान कर रहे हैं। अरे अरे अपमान नहीं है ये, आप गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं, कांग्रेस के चरित्र है। आप क्या कहना मैंने तो चाहते हैं? केवल- क्या आर डी तिवारी मैंने स्कूल, केवल- रामदयाल तिवारी अरे भाई स्कूल के सुनो, बारे में आपको मालूम है? सुनो, सुनो, चूंकि अरे आप यहाँ सुनो तो, नहीं, अरे आपको आप जानकारी मेरी यहाँ बात की नहीं है, अरे आपको यहाँ के जानकारी इतिहास नहीं के है। बारे में जानकारी आप नहीं राहुल गांधी है। जैसे यहाँ शब्द छत्तीसगढ़ मत प्रदेश उपयोग के करो। राहुल गांधी की मानसिकता से स्वतंत्रता बात मत संग्राम करो। सेनानियों जैसे का राहुल वो गांधी स्कूल बात रहा करते हैं, है, आप मत उसके करो। बारे में जानकारी आप नहीं राहुल है, गांधी इसलिए आप के इस साथ प्रकार की बात भाषा करो। का उपयोग करते आप हैं। राहुल गांधी जरा क्यों जरा क्यों बोलिए क्यों आप, क्यों बोलिए आप, क्यों लेकिन क्यों नैतिक बातों को क्यों कहिए आप। अनैतिक क्यों बातों को आपका क्यों सुनने के लिए यहाँ अनैतिक कोई नहीं है? बैठा है, और अपने अनैतिक पार्टी काम में आप बोलिए इन करते बातों को। हो। अनैतिक ये बातें काम हम आप नहीं सुन करते हो। सकते। आपके जो अनैतिक गुलाम काम आप हैं, करते हो। आपके जो पार्टी क्यों? के लोग क्यों? हैं, उनको अरे गुलामी सुनाइए इस मानसिकता बात। के तो हो आप जानते हैं आर डी तो तिवारी गुलामी स्कूल के मानसिकता बारे के में? ना। आप जानते हैं वहाँ गांधी कौन लोग पढ़े परिवार- लिखे हैं? गांधी परिवार आप की जानते हैं गुलामी वहाँ तो कर रहे हो। कौन गांधी लोग परिवार की वहाँ गुलामी बड़े कर रहे हो। पदों पर बैठे हैं? अरे रमेश बैस जी आर डी तिवारी स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या गलत है? भाजपा के नेता पर्यटन, रामदयाल तिवारी स्कूल में रमेश बैस जी पढ़े हैं, तो क्या अच्छा नहीं भाजपा के किए? नेता पर्यटन स्थल में गए, भाजपा के नेता पर्यटन स्थल गए, बड़ी अच्छी तरीके से बोलती नहीं, है। वो रामदयाल तिवारी स्कूल में हम पढ़े हैं और रमेश बैस जी पढ़े हैं, तो रमेश बैस जी उस स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या वो कर रहे हैं? अपमान है उनका। आप जानते हैं किसी बात को बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, करके संजय जी, प्रमोद जी, इस प्रकार की बातें करना आदरणीय आपको प्रमोद शोभा जी, नहीं देता। आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय संजय जी, आपको लोग इंसान है, अच्छी बात करते होंगे, आपको लोग बात लाइव सुन आज रहे हैं। आपकी मानसिकता और आप लोगों की मानसिकता ये लोगों के सामने उजागर हो रही है कि आप तथ्यात्मक बात नहीं करते, आप मुद्दों की बात नहीं करते, आप राहुल गांधी की बात करते हैं। अरे पहले राहुल गांधी से बात करने से पहले आप अपनी स्थिति को देख लीजिए। आप राहुल गांधी के जैसे व्यवहार मत करिए। अरे मैं उम्मीद करता हूं कि आप रायपुर चलिए में मुद्दे पर आते हैं। प्रमोद जी, प्रमोद जी, को विश्वास नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्रमोद जी मुद्दे पर हम तो आते बात ही कर रहे हैं। हैं। संजय जी हम तो मुद्दे बात पर ही आते हैं। कर संजय जी मुद्दे पर आते हैं। जी को लाए, आप वो मामा जी को लाए, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आर डी तिवारी स्कूल में पढ़े, सब स्कूल में पढ़े, अरे तो आप पढ़े होंगे ना डीपीएस स्कूल में। आप लोग सब अरबपति करोड़पति लोग हैं। मामा जी के कारण दिग्विजय सिंह की दुकान बंद हो गई। चलिए एक बात है प्रमोद जी, एक सवाल आपसे, ये आपकी बात जो आपने नारे का जिक्र किया था, जब से शिवराज सिंह चौहान जी आए, मामा वर्सेस कका ये चला और ये कहा गया भूपेश है तो भरोसा, इसके जवाब में एक भरोसेमंद चेहरा बीजेपी लाई। आपको लगता है उनके बाद माहौल बदला? प्रमोद जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए ऐसा है पुनीत जी, यदि जवाब नहीं देंगे तो फिर सवाल पे सवाल होगा। छत्तीसगाड़ के बारे में पहले उनको तो मध्य आता हूं आपके पास भी, संजय जी आपके पास भी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने घोड़ा मंडी बना दी थी, भारतीय जनता पार्टी में 24 जन विधायकों को खरीदी बिक्री का केंद्र बना दिया था, वो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ नैतिकता की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपने प्रदेश को तो संभाल लें, अपने प्रदेश की स्थितियों को तो वो कर लें। हर दिन दंगा हो रहा है वहां पर, हर दिन लोग जो करोड़पति लोग थे वहां वो 100पति बन गए हैं। वहां की स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति। और पुनीत जी, जहां तक बात है, जहां तक बात मैं खैरागढ़ की बात करूं तो विषयांतर न होकर के मैं केवल खैरागढ़ की बात करूंगा। आज जो देवव्रत सिंह जी वहां पर थे वो कांग्रेस विचारधारा के थे और उस क्षेत्र में तब से लेकर आज तक के कांग्रेस परिवार के लोगों ने वहां राज किया और उसी का परिणाम है कि आज वहां डेवलपमेंट एक एक गांव में दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद वहां अंतिम व्यक्ति तक के जो महिला स्व सहायता समूह की बात करें, आप राशि देने की बात करें या और लोगों के विश्वास की बात करें, तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन 1.5 वर्षों में, मैं 1.5 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल जो था वो कोरोना काल का था, और इन 1.5 वर्षों में उन्होंने लोगों के बीच में जाकर काम किया और विश्वास अर्जित किया। ये विश्वास का परिणाम था कि आज लोग कह रहे हैं कि भूपेश से तो भरोसा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे हैं, ये वहां के लोग भली भांति जान गए हैं, इसलिए मतदाता भी अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। 16 तारीख को जिस दिन पेटी खुलेगी पुनीत जी, उस दिन आपको पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और, ये कह रहे थे कर्ज में डूबे हुए हैं, सरकार को कर्ज में ले गए। अरे 107 लाख करोड़ रुपया आपकी केंद्र की सरकार ने कर्जा लेकर बैठी है। इस साल अभी 12 लाख करोड़ के लिए उन्होंने निवेदन किया है। और ये मुश्किल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो
सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं और तथ्यात्मक बात नहीं करते, और एक झूठ को ग्लोबस की तरह 100 बार उस झूठ को बोलते हैं। अरे भैया काम करिए, आप ही ने बांटा था मोबाइल, आप ही ने बांटा था लैपटॉप, वो कहाँ गया चाइना का माल, आज तक पता नहीं चला। आज लोग भटक रहे हैं, उसको रद्दी वाला भी नहीं ले रहा है पुनीत जी। जिस चीज को ये लोग बात करते हैं, ये सामने में खड़े होकर जनता से बात करने की। चलिए आप मुझे उत्तर लेने दीजिए, प्रमोद जी उत्तर। संजय जी 2 बातों के उत्तर दीजिए। बार बार एक स्लोगन, भूपेश है तो भरोसा है, बीजेपी इसकी काट ढूंढ पाई, ये बार बार कहा कि आपको बाहर से नेता बुलाने पड़े, और डिफरेंसेस की बात भी इस मंच पर भी की गई। देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहूंगा और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेता इरिटेट नहीं होंगे। जवाब देने की आदत होनी चाहिए सरकार में रहने के बाद। पहली चीज, भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा आखिर किसने दिया? राजीव भवन से निकला हुआ नारा घर घर तक फैलाने का काम कांग्रेसियों ने किया, ये इनकी हमेशा से आदत है। अब अभी खैरागढ़ में ये न्यूज है ना, ये बिल्कुल आप इसको चेक करा लीजिएगा कि 2-4 दिन पहले जब भूपेश बघेल जी रोड शो कर रहे थे, तो जो इन्होंने वादा किया खैरागढ़ का कि खैरागढ़ जिला बनाएंगे, लोगों ने वहां पर पोस्टर लगाया कि कका बनी ना, प्रश्न चिन्ह लगा के लोगों ने पूछा, क्योंकि 4 बार धोखा खा चुके हैं कांग्रेस के नेताओं से, इस सरकार से। मैं तो पीछे भी नहीं जा रहा हूं, 3.5 वर्ष के अंदर में 4 बार धोखा खा चुकी है वहां की जनता। तो उन्होंने पोस्टर लगाया था बनी ही ना, तब जाकर मजबूर होकर भूपेश बघेल जी को कहना पड़ा कि हाँ बनेगी। और हमने सवाल किया था, आज भी पूछना चाहता हूं ना, एक जवाब वहां से नहीं आया। इनका घोषणा पत्र जारी हुआ, चुनाव में जीत हार होती है। हमने पूछा कि यदि आपका विधायक जीतता है तो आपने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर में हम जिला बनाएंगे। हमने प्रश्न पूछा कि यदि आपका विधायक आप कौन होते हैं पूछने वाले? अरे पूछने वाली जनता होती है, जनता का जवाब देंगे, हम आपका जवाब देने के लिए आए क्या? जब 70 सीट में जब हम चुनाव लड़े तो हम आपसे पूछ के अपना घोषणा पत्र जारी किए थे क्या? पास में जवाब नहीं है। अरे आपसे आप कौन होते हैं उनसे सवाल पूछने वाले? हमसे जनता सवाल पूछेगी, जो जनता ने हमको बैठाया 70 सीट में। आप कौन होते सवाल? अपने नेताओं से पूछे जो 14 सीट में आए हैं, आप उनसे सवाल पूछे जो वहां पर्यटन मनाने गए, आप उनसे सवाल पूछिए जो 15 साल में 45 वादे किए, 5 को पूरा नहीं किए, उनसे सवाल पूछिए। हमसे कौन होते हैं आप सवाल पूछने वाले? अरे हमसे क्यों सवाल पूछते? हमसे जनता सवाल पूछेगी और जनता का जवाब देंगे। आपके सवालों का हम क्यों जवाब देंगे? अरे उनको जवाब दीजिए, जिनको आपको ठगा है, जिसने आपको 14 सीट पर लाया है, उनसे सवाल जवाब कीजिए। हमसे क्या सवाल जवाब करेंगे आप लोग? ठीक है, संजय जी और प्रमोद जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी राम खाली जय श्री राम ऐसे नहीं होता। प्रमोद हम लोग जी, पढ़े लिखे लोग प्रमोद जी, हैं संजय जी। और खैरागढ़ के लोग भी पढ़े लिखे हैं। काम न धाम जय श्री राम में नहीं चलता काम। चलिए हमारे साथ संदीप जी भी हैं, जरा उनसे भी हम पूछ लेते हैं। 1 मिनट संजय जी, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। संदीप जी, अब की बार हम ये देख रहे हैं कि चुनाव में विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बार बार एक टर्म सामने आ रही है कि कितनी विश्वास। संजय जी 1 मिनट आता हूं आपके पास। संदीप जी, बार बार एक विश्वसनीयता को लेकर, सरकार की विश्वसनीयता, केंद्र की विश्वसनीयता, इन मुद्दों पर बार बार बात आ गई। प्रदेश इकाई की विश्वसनीयता अगर बीजेपी में देखें, क्या ये चुनाव ये चीजें डिसाइड करेंगे? एक सीट को उपचुनाव डिसाइड करेगा? और जवाब तो देना होगा। देखिए, सरकार की ओवरऑल जो छवि है, भूपेश सरकार की छवि में सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों से, हमको ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में किसान ही अधिक हैं, किसान बाहुल्य ये राज्य है, और उन्होंने किसानों से जो वादा किया उस वादे को पूरा किया। तो एक भरोसा उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, मतलब लोगों में भरोसा जागा है निश्चित रूप से। और उन्होंने तमाम अड़चनों के बावजूद, इसमें तारीफ करनी होगी, उन्होंने रास्ता निकाला और बोनस के बजाय जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से उन्होंने बोनस आखिरकार किसानों को दिया, एक दाने का बोनस दिया, भले ही इसमें लेट हो रहे हो, तो उन्होंने भरोसा तो कायम किया है इसी में। चलिए संदीप जी, संजय जी, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात जब चली, संजय जी सवाल सुनिएगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। बिल्कुल आप इस पर भी राय रखिएगा अपनी, जो कहा है संदीप जी ने, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें अभी पहले डिबेट के पहले इससे में बात हो रही थी कि हम साहब राष्ट्रीय स्तर का भी असर पड़ा, 5 राज्यों का भी असर पड़ा, इसकी बौखलाहट तक का जिक्र हुआ। अगर इसका जिक्र हुआ तो देश में इस वक्त महंगाई को लेकर के भी एक माहौल है, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हर एक जो मुद्दा होता है, हर एक मुद्दे का असर पड़ता है किसी भी चुनाव में। मुझे लगता है राज्य के जो चुनाव है वो राज्य के चुनावों और राज्य के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। केंद्र के जब चुनाव आते हैं, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, जो केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दों के आधार पर ही
उस पर वोट पड़ता है, उस पर जनता मोहर लगाती है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, जो चीजें हैं। लेकिन राज्यों के अंदर में भी अब यदि मैं सवाल करूंगा, अभी प्रश्न यदि आप कहेंगे तो मैं करूंगा इस उम्मीद के साथ में कि बीच में बीच बचाव नहीं किया जाएगा। इसलिए कि अभी जो संदीप जी कह रहे थे किसान, और एक इसके पहले मैं आज ये जो राज्य सरकार के अंडर में है, आज सीमेंट, आज रेत, आज गिट्टी, आज तमाम प्रकार के संसाधन इतने महंगे क्यों हैं? आज 4 गुना 5 गुना इस भूपेश बघेल की सरकार के समय में इनके दरें बढ़ चुकी हैं। एक अभी किसानों की बात ही हमेशा करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कहा था, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं सर कि इन्होंने कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना, जिसको हमने अन्याय योजना का नाम दिया था, उसको हमने सिद्ध भी कर दिया। इन्होंने कहा था 685 रुपए प्रति क्विंटल, ये आप शायद ये फिगर आपको भी याद होगा 685 का, और इन्होंने कहा था कि 1 एकड़ में हम 15 क्विंटल खरीदेंगे। यदि हम 685 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो ये करीब 1275 रुपए होता है। पहले इन्होंने 275 काटा, इन्होंने कहा हम 10,000 रुपए एकड़ देंगे, फिर उन्होंने इसको 9,000 किया। ये चौथी किस्त का जो समाचार पत्रों में छटा है कि कटाई क्यों हुई, 1275 रुपए का कटिंग जो है भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। चुनौती देता हूं आईबीसी के किसी चैनल के अंदर में किसी समय कोई कांग्रेस का नेता मेरे साथ आकर बैठ जाए और उसको सिद्ध कर दे कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो जमीन भी काट देते हैं रकबा के नाम से, ये वो लोग हैं जो बारदाने का पैसा 2-2 साल से नहीं दे रहे हैं। ये लोग फिर भी अपने पार्टी के लोगों को चुनौती दो, कांग्रेस के लोगों को चुनौती, आपकी चुनौती हर बार स्वीकार की हम लोगों ने। ये गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत आंकड़े प्रस्तुत करके आपकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? ना आपको गिरदावरी के बारे में जानकारी है, ना आप लोगों को। अरे आप लोग सेठ लोग हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, सोना चांदी बेचने वाले, यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं। आपको क्या मालूम कि हेक्टेयर में कितना हेक्टेयर बढ़ गया? आपको क्या मालूम कि जो युवा हैं वो शहर से गांव की ओर जा रहे हैं? आपको क्या मालूम है कि यहाँ डबल फसल के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने 9,000 रुपया प्रति एकड़ वहां लोगों को अतिरिक्त क्राफ्ट लगाने के लिए दिया है? शराब में आप लोग ये बात मत किया करें तो बेहतर होगा, हमसे बहस कर लें। अरे आप क्या सोना चांदी कैसे ऊपर नीचे जाता है उस पर बहस क्या करें संजय जी? और भूपेश बघेल जी किसान का बेटा है, भूपेश बघेल जी किसान का बेटा है। आप लोग सब बड़े आदमियों के बेटे हैं, दून स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप लोग दून स्कूल में पढ़े हुए बड़े आदमियों के बेटे हैं। आप लोग के मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती, आप लोगों के मुंह से मजदूरों की बात शोभा नहीं देती। ये बात वो राजा महाराजा लोग करते हैं। दम है और थोड़ी जानकारी है तो 1275 का हिसाब बताइए, मैं चुप हो रहा हूँ। मैं बताया ना, सदर बाजार में जाकर के बात करिए, 1275 सदर बाजार वालों से जाकर के बात करिए। ये सब बात आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, ये सब आपके हिस्ट्री में, आपको उसमें डिक्शनरी में है कहाँ? ये मजाक करने के लिए लेकिन इन सब के बावजूद प्रमोद जी और संजय जी अगर ये सारी बातें जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, विपक्ष ने क्या इन मुद्दों को उठाया? अगर उठाया तो क्या इन मुद्दों के आधार के ऊपर पिछले उपचुनाव लड़े? क्या उपचुनाव लड़े तो उस आधार के ऊपर जनता ने विश्वास किया? ये भी एक प्रश्न उठता है। अगर ये मुद्दे रहे और आप कह रहे हैं लंबे समय से हैं, तो क्या इन मुद्दों पर लड़े गए? क्योंकि जब मुद्दों की बारी आई तो फिर धर्मांतरण या बाकी चीजों पर चले गए। नहीं, धर्मांतरण के में चले नहीं गए। इसको धर्मांतरण कांग्रेस मुद्दा मान सकती है, हमारे लिए अस्तित्व का मामला है, हमारी आस्था का मामला है। नहीं, लेकिन अगर किसान, धान, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इनको छोड़कर इन मुद्दों को, चलिए जो उस वक्त हो रहा था उस आधार पर ही पूरा फोकस चला गया और उसी आधार के ऊपर रिजल्ट भी आना बताए गए। उन्हें जो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये 15 साल बाहर थे ना, 15 साल 3 चुनाव हारे लोग हैं। ये एक चुनाव वाला नहीं, ये तो 3.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार हाँप रही है, हाँपने लगी है। ये जो मेन परिणाम आना है वो तो 2023 में आएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पहले कहा ना उपचुनाव के परिणाम किस तरफ जाते हैं, मैंने कहा आपको, मैंने तो वहां से प्रारंभ की बात को। मैं तो उलझुल बातें नहीं कर रहा हूं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। मैंने 1275 का हिसाब को दे दे, मैं बैठा हूं चुप साइलेंट बैठा हूं। मुझे बता दीजिए कि 1275 रुपए कहां गया, कोई समझा दे मुझे आके। आपके पर सवाल ये कि इस 1275 का हिसाब बीजेपी ने विपक्ष के नाते अगर ऐसा है तो मांगा क्या उतनी मुखरता से मांगा जितनी मुखरता से मांगना चाहिए था? अगर इतनी चिंता है बीजेपी को। उन्हें जी क्या सरकार का काम नहीं है? यदि सवाल आता है कि 1275 रुपए कटिंग क्यों हो नहीं, इसका जवाब देना। हम कमजोर है, चलिए हम हार गए चुनाव, चलिए हमको 1275 का हिसाब सरकार को देना चाहिए कि नहीं, नैतिकता बनती कि नहीं? प्रमोद जी आप इस बात का उत्तर दे सकते हैं? बताइए 1275। ये पुनीत जी ये जवाब हम जनता को देंगे और हम ये जवाब जनता को देते आए हैं, इसीलिए उन्होंने विश्वास किया। ये तो जवाब इस स्थिति में नहीं है। 1 रुपये का नींबू 15 रुपए में कैसे बिक रहा है? 60 रुपए का पेट्रोल अगर कहीं 120 रुपए में बिक रहा है
और इनके जवाब ही प्रतिनिधियों नहीं। लोग आकर के बात कर रहे हैं डीजल कर 2533 प्रकार की वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं, उस पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मैं दे नेता दूं- बात करने मैं को दे दूं तक पेट्रोल तैयार का नहीं। जवाब। उसके बाद कह देते हैं ये तो राज्य का मुद्दा है। हाँ, गोल बाजार से बढ़ता है मैं यहाँ दे दूं पुनीत जी, अटल नगर से मैं दे बढ़ता दूं है जवाब पेट्रोल पेट्रोल का। डीजल का रेट, क्रूड ऑयल जो है पुनीत जी, वो पेट्रोल भूपेश का जवाब बघेल जी मैं के दे देता हूं। सेक्रेटरी तय करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? अरे मुख्य बात नहीं, यह है जवाब पुनीत नहीं। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के जितने जवाब है ही नेता नहीं, हैं बैठ गए वो हैं। उतने ये किसान चूल्हे लोग हैं, हैं। जवाब कौन नहीं दे कहाँ पा क्या रहे। बात कर रहा है, किसान गुटों लोग में का जवाब बटे नहीं हुए दे लोग पा रहे, हैं, इनका पैसा धड़ों में कहाँ बटे गया? हुए लोग हैं, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। इनका एक मंत्री जी वहां गया है, इनको किस प्रकार से चौकीदारी में लगाइए सांस्कृतिक देखने भाषा के का लिए। वो कांग्रेस के उपयोग यहाँ नेता किया चौकीदार करते हैं। थे। यही घर और में बैठ के जब किसकी लड़ाई हो रही है, किसकी झगड़ा आज हो रहा है। लोगों के मन में कांग्रेस की किसकी झगड़ा हो रहा है, जब से किसकी लड़ाई सरकार है, यहाँ समझ गए बैठी लोगों हुई का। है उस दिन से लेकर आज तक की अगर बात करें, हम जवाब कोरोना नहीं है काल में भी 1275 हम का। लोगों ने बाकी प्रदेशों से बेहतर काम किया। आज कहीं अरे इकोनॉमिक कोरोना पॉलिसी चले की गए। बात कर लें, आज हम 1275 बेरोजगारी दर की पूछा बात तो कर कोरोना लें। में चले गए अरे ये। इनकी सरकार ने हमको इनाम दिया ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इनाम दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल, भी झूठे देंगे। हैं? क्या देंगे ना, झूठा उनको वो देंगे। दे दिया? अब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इनाम कैसे मिलता है हम जानते हैं, तो रमन सिंह जी को कौन जो बोला इनाम मिला उस दरमियान 12-15 ठो उसको भी वो जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के पुनीत जी आज बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 15 सालों में इस छत्तीसगढ़ को नक्सल गढ़ बताकर रख दिया, बनाकर रख दिया। आज तो खुशी की बात है कि संजय श्रीवास्तव जी कम से कम किसानों की बात कर तो रहे हैं, किसानों की याद तो आई। नहीं तो 50 नक्सली मारे गए, 100 बस्तर के लोग मारे गए, अखबारों की हेडिंग हुआ करती थी इन 15 वर्षों में। आज खुशी की बात यह है कि यहाँ किसानों की बात हो रही है, यहाँ मजदूरों की बात हो रही है, यहाँ धर्मांतरण जैसे बातों को लोगों ने नकार दिया, धर्मांतरण जैसी चीजों को लोगों ने किनारा कर दिया। और आज एक समझदार जनता की तरह, समझदार एंकर की तरह आप और समझदार जनता की वो जो खैरागढ़ की जो जनता है वो समझदारी से पेश आते हुए आज आपको देखिएगा चुनाव में विकास चलिए के संजय मुद्दों पर जी, वो वोट करेंगे। संजय जी क्या ये इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आएंगे, अभी तो वोटिंग चल रही है, लोग वोटिंग करें, वोटिंग के आधार पर जवाब दें, दोनों पक्षों को दें। फाइनली पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये पूरा उपचुनाव, इसका नतीजा चाहे जो होगा वो टर्निंग पॉइंट होगा 23 के लिए? और क्या बीजेपी की तैयारी और उसके ऊपर सरकार का जो भी जवाब रहा आपके मुताबिक, जो आपने ट्रम्प कार्ड का, क्या इनसे आपको लगता है कि इसके बावजूद फेवर में आपकी चीजें जा सकती हैं? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि आपने स्वीकार किया बराबरी का मुकाबला हो गया। सुन ले। हाँ, मैं एक खुले दिमाग से चर्चा कर रहा हूं। मैं 1275 पूछता हूं तो कहीं और का जवाब, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मैं तो आप जो सवाल करेंगे टू द पॉइंट उसका जवाब दूंगा। ये इस तरह से ही चर्चा होनी चाहिए। पहली चीज आपने ठीक कहा और मैंने वहीं से प्रारंभ किया। और कल मैं चैनल में बैठा था, भूपेश बघेल जी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि 1.5 साल में यदि कोई सरकार है तो उसके विपरीत जाकर हम उसको सेलेक्ट करें, अर्थात बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। ये स्वयं भूपेश बघेल जी ने स्वीकार किया इस बात को। कमोवेश ये परिस्थितियां रहती हैं, इसीलिए परिणाम आता है कि 90% उस राज्य में जिसकी सरकार है उसकी तरफ ये परिणाम जाता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन कभी कभी इस तरह की स्थिति भी बनती है, जैसे हम स्वीकार करते हैं कि कोटा में हम चुनाव हुआ है, लेकिन वही स्थिति लगभग खैरागढ़ की आज है। और अभी मैं नहीं जाना चाहता, बहुत सारे खेल हो रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा तो प्रमोद दुबे फिर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब ये पेट्रोल, इन्होंने 1275 का हिसाब नहीं दिया, ये पेट्रोल पर हम पर आक्रमण करते हैं। जरा एक बार डिक्शनरी खोल के देख लीजिएगा कि 1,44,000 करोड़ का जो बॉन्ड है वो किसने बेचा था, किसने बेचा था कर्जे में, और उसका 44,000 करोड़ का जो कर्जा है, जो उसका ब्याज है, वो हम पटा रहे हैं। ये आपकी सरकार के समय का निर्णय है। जरा पीछे पलट के देखिएगा, रेट बढ़ गया, क्रूड ऑयल है, हल्ला मचाना, ये ठीक है, करना चाहिए राजनीति में, लेकिन फैक्ट्स को जाने की आप सीनियर नेता है, आप परिपक्व नेता है, जरा वहां पर जाइए। और मेरा निवेदन है कि 1215 की कटिंग है। चलिए ठीक है साहब, काम आएगा। संजय जी, अभी तो हम बहस दिन भर करेंगे इस विषय पर, शाम को भी आपके साथ बैठेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्रूड ऑयल और ऑयल बॉन्ड्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर लंबी डिबेट में आप भी रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी रहे हैं यहाँ पे, और यानी कांग्रेस बीजेपी के पक्ष रहे हैं, उस पर लंबी डिबेट छिड़ी। मुद्दा यह था कि अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का खैरागढ़ उपचुनाव पर असर पड़ा है तो क्या इस वक्त महंगाई जो जनता का मुद्दा, उसका असर नहीं पड़ा होगा? आपने कहा सबका असर पड़ा, देखेंगे। संदीप जी ने भी इस पर अपनी राय की। संदीप जी, एक फाइनल लास्ट में एक छोटी सी बात, क्या इसके बाद में चीजें परिवर्तित होंगी? बहुत छोटी सी बात। देखिए, कांग्रेस के लिहाज से तो हम बात कर चुके हैं कि ये टेस्ट है। भाजपा के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा को ये तय करना होगा कि वो जिस नेतृत्व के साथ, जिस तरह से, जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कितना कारगर है, उनको क्या सुधार करना पड़ेगा इसमें।
और किस शक्ति से, किस बल से उनको आगे चुनाव में जाना होगा, ये तय करना पड़ेगा। ये परिणाम ये भी बताएगा। कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो योजनाओं को लेके, विकास नहीं हो रहा है इसको लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना और इस तरह से तमाम बातें हैं, तो सरकार को भी इसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा और पटरी पे अगर कोई चीज़ बेपटरी है तो उसको पटरी पर लाना होगा। तो ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, 1.5 साल बाद हमको फाइनल चुनाव में उतरना है, इस लिहाज से। चलिए, सबको एक दिशा मिलेगी, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, और जनता क्या तय कर रही है ये पता चलेगा 16 को। लेकिन किस आधार पर, किस रफ्तार से तय कर रही है, ये पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। 35% तक मतदान की खबर, उसके ऊपर मतदान की खबर अभी हमको मिल चुकी। इसी चर्चा के दरमियान पूरा अपडेट लेकर पुनः हाजिर होंगे। हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। अपने पैनल पर जुड़े तमाम लोगों का हम इस वक्त शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस विषय पर बहस हम लगातार करते रहेंगे कि क्या इसके महत्व निकलने वाले। तो खैरागढ़ का रण, इससे जुड़ा पूरा अपडेट IBC 24 पर पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे भी जुड़ी हुई हैं, जो आपको पूरा अपडेट दे रही थी हर एक जगह से, यहां से भी और मध्य प्रदेश में भी क्या घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा खरगोन वाला, वो बता रही थी। बिल्कुल, खैरागढ़ के रण का जितना भी चुनाव है, वोटिंग प्रतिशत है, वो लगातार हम जनता को बताते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, देश दुनिया की तमाम खबरें भी हम अपने दर्शकों तक तमाम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पुनीत जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और दीजिए दोनों को इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।